मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी अगले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। मेरे साथ इस कवरेज में मेरे दो वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और इलेक्शन मतलब एनडीटीवी आप सब जानते हैं, इतने वर्षों से भरोसे का नाम है एनडीटीवी। जहां चुनाव की बात आती है, चुनाव परिणाम की बात आती है, हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। सबसे पहले और सबसे प्रामाणिक चुनाव परिणाम हम आपके पास लेके आएंगे, सारे रुझान आपके पास लेके आएंगे। अलग अलग राज्यों से हमारे सभी सहयोगी आपके साथ लगातार बने रहेंगे। साथ ही हमारे एक अपना इलेक्शन डेटा सेंटर भी है, वहाँ से भी आपको सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम है, इनका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हमारे जो खास विशेषज्ञ हैं विश्लेषण करेंगे। और साथ ही ये भी कि ये 4 जो राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, इसका इन राज्यों की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, जहां तक लोक लुभावन नीतियों की बात है उन पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें भी हम करेंगे आज पूरे दिन। आज जो है सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है दोस्तों। और निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसने सबकी दुखी बढ़ा दी है। तो आप भी दिल थाम के बैठिए, हम भी आपके लिए यहाँ पर पल पल की खबर लाएंगे। और आपको बता दें कि हम जो है एक तरह से कमेंटेटर है, बॉल बाय बॉल हम आपको कमेंट्री के रूप में, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं वैसे ही खबरें आपको देने की कोशिश करें। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान भी लगातार बने रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही चुनाव विश्लेषक अमिताभ तिवारी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सुमित, सबसे पहले जो एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल, जैसा कि मनोरंजन भी कह रहे हैं, इस बार उसने सबकी दुखी बढ़ा दी है। खासतौर से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह के कुछ एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है उसको तो शायद कुछ नेता भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। राजस्थान के फिगर्स अभी हम देख पा रहे हैं। 200 विधानसभा सीटें 199 में पोल हुआ है। एक जगह पर काउंटरमेंट करना पड़ा था, एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में 199 सीटों पर जो पड़ा, पोल ऑफ पोल्स जो एनडीटीवी का, वो ये कह रहा है कि 199 की इस विधानसभा में 104 सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं, 85 कांग्रेस के पास आ रही हैं, बीएसपी के खाते में कुछ भी नहीं, और अन्य जो है वो 10 सीटें जीत सकते हैं। अन्य में बहुत बड़ी संख्या में बागी हैं। और ये अन्य जो हैं इस पर सबकी नजर रहेंगी अगर यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा बनती है। और खबरें ये भी हैं कि सुमित, कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही निर्दलियों से और बागियों से संपर्क जो है स्थापित करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पोल ऑफ पोल्स 124 सीटों की भविष्यवाणी कर रहा है बीजेपी के लिए, यानी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी अधिक बीजेपी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस के लिए 102 सीटों पर 12 सीटों का नुकसान, और बीएसपी को 0 तथा अन्य के खाते में यहाँ 4 सीटों की भविष्यवाणी हो रही है। 116 का बहुमत का आंकड़ा है और बीजेपी को 124 सीटों की भविष्यवाणी एग्जिट पोल कर रहे हैं। और बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी को 38 सीटें दी जा रही है, 90 की वहाँ विधानसभा है, और 49 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है। बीएसपी को एक भी नहीं है, 3 जो है वो अन्य को है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं तेलंगाना की भी। तेलंगाना क्या कह रहा है, तेलंगाना की बात कर रहे थे। तेलंगाना में भी देखिए बीआरएस को 44, कांग्रेस को 62, बीजेपी को 7, एमआईएम को 5, अन्य को 1 सीट। तो यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कम से कम 20% का स्विंग चाहिए, जो कि काफी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए। एक बात याद दिला देना चाहिए कि ये पोल ऑफ पोल्स है, अब से सिर्फ 50 मिनट का खेल बाकी है। 7:05 हो रहे हैं, 8 बजे पर मतपेटियां खुलनी शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट ईवीएम के जरिए वोटिंग हुई है और उससे पता लगना शुरू हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। रिवाज है, राज पलट रहा है, रिवाज बन रहा है, क्या कुछ नया होने वाला है पता लग जाएगा अब से सिर्फ 1 घंटे के बाद। हमारे साथ, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने कहा, 2 वरिष्ठ यहाँ पर सहयोगी, 2 वरिष्ठ एनालिस्ट मौजूद हैं। संजय सिंह भी हैं और अमिताभ भी हैं। संजय जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। 5 की मैच है, 2 का 4 का रिजल्ट आ रहा है, एक का रिजल्ट कल आएगा। क्या कह रहे हैं? 2:2 जो पोल ऑफ पोल्स कह रहा है? लंबा जवाब नहीं, सफाई नहीं, आपको नंबर देने पड़ेंगे। आपको छोड़ूंगा नहीं। 2:2 ये आप बड़ी उलझन में डाल रहे हैं, वो भी इस समय जब जो एग्जिट पोल करके आ रहे हैं वो तो ऐसे बटे हुए हैं जैसे कि चुनाव के पहले पार्टियां बटती हैं। अमिताभ जी ने एक अच्छा एनालिसिस किया था परसों कि 1 की दुकान बंद होने वाली है। अमिताभ, एक से ज्यादा की भी, लेकिन उनकी दुकान कभी बंद होती नहीं। पिछले बार भी आप पिछला कई सारा वो देख लीजिए, इतना इंटरेस्ट होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, इसको आप फेस्टिवल का, होली का जो पहले का तैयारी होता है, दीपावली के पहले के, हाँ, उसका वो एक कलर है
फेस्टिविटी का कलर है, तो उसको दिल से मत लीजिए, दिल के साथ लीजिए। अमिताभ जी, आपका कमेंट, पोल ऑफ पोल्स या कुछ और? लार्जली लगता है कि 2-2 के बराबर रहेगा, क्योंकि देखिए जो टॉप एजेंसीज है, जैसे क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेज होता है, तो उनके साथ भी लॉ ऑफ एवरेजेस हो सकता है, और उनकी भी गलत हो जाए तो ये पूरे इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है कि भाई चलो कौन सेटल्ड है कौन सेटल्ड नहीं, ये बात है। लेकिन क्रेडिबिलिटी और मेथोडोलॉजी पे सवाल इस बार जरूर उठेगा। मेरे साथ चलिए, लॉ, आपने क्रिकेट की बात की, लॉ ऑफ एवरेज की बात की, तो इंडिया फाइनल में जाके हार गया। तो यही होता है लॉ ऑफ एवरेज। हर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से। हर्षा, बताइए, वहां सबकी जो दिल की धड़कनें तेज होंगी। जी बिल्कुल मनोरंजन, और बहुत सुबह सुबह सबकी शुरुआत हुई है। मैं राज्यवर्धन राठौड़ के घर पे हूँ और यहाँ पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लग गए हैं। इनफैक्ट ये जो इनका ऑफिस है मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर नतीजे भी चल रहे हैं। राज्यवर्धन जी कुछ थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। टीवी क्रूज का जमावड़ा है, सुबह 4:30 बजे आए थे वो, और अपने एजेंट से बात करके गए हैं। 2-3 टीवी क्रूज ऑलरेडी लग गए हैं यहाँ पर, और लोग इकट्ठा होने लग गए हैं सुबह से। आप लोग सुबह सुबह क्यों आए हैं? हम आए हैं, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब जीत रहे हैं और खुशी के अंदर सुबह जल्दी आए हैं। अभी तो मतपेटी भी नहीं खुला है। 8 बजे खुलेगा। 8 पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और फिर उसके बाद में 9 बजे से रुझान आएंगे। लेकिन आप लोग इतने सुबह सुबह आ गए हैं। यस मैम, काफी उत्साह है राज्यवर्धन सिंह जी के जीत का, और बिल्कुल हम जीत रहे हैं। जोटवाड़ा विधानसभा से सारे लोग सुबह पहले ही तैयार थे कि बिल्कुल हमको रिजल्ट आते ही तैयार रहना है, और जीत के उत्साह के साथ सभी भाई लोग तैयार हैं। अच्छा, तो वैसे आपको बता दें, राज्यवर्धन जी जो है सुबह सुबह खुद यहाँ पे 4:30 बजे आए थे, और वैसे उनको वॉक वगैरह का काफ़ी शौक रहता है। तो उनकी जब कैंपेन भी होती थी वो बहुत सुबह सुबह शुरू करते थे कैंपेन। करीब 6-6:30 बजे कैंपेन शुरू करते थे। एक मोटरसाइकिल पे राउंड लगाते थे, फिर जॉग के लिए जाते थे पार्क में, और फिर बाद में कैंपेन के लिए निकलते थे। तो बिल्कुल सबकी धड़कनें यहाँ पर तेज़ हो गई है। आपने देखा है कि राजस्थान में किस तरह से हुआ था कि कल देर शाम को तो बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हुई थी, जहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत और सीपी जोशी मौजूद थे। चुनाव जो प्रबंधन समिति थी, क्योंकि एक तरह से बैकरूम से उन्होंने चुनाव पूरी तरह से हैंडल किया है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, आपने देखा, गवर्नर से मिली है, आरएसएस हेडक्वार्टर्स गई है, मंदिर भी गई हैं। तो क्लियर है कि सबकी हार्ट बीट इसलिए तेज नहीं कि कौन जीत रहा है। आई थिंक यहाँ पर हार्ट बीट इसलिए है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है। हर्षा, आप रहिएगा, आपके साथ दिन भर अपडेट्स लेने हैं। लंबा दिन होने वाला है, हम सबका हम जानते हैं। इतने दिनों की मेहनत का फल आज दिखने वाला है कि आखिरकार ऊँट, क्योंकि राजस्थान में तो ऊँट ही बैठता है, ऊँट किस करवट बैठता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ वरिष्ठ एक और शिप्रा माथुर जी जुड़ गई, पत्रकार है जयपुर से। शिप्रा जी, हम सबका आकलन पूछ रहे हैं, आखिरी 50 मिनट बाकी है। सबसे पहले बता दीजिए कि क्या होने वाला है आपके अपने सूबे में, राजस्थान में। इंडिपेंडेंट और बागी हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर होंगे इस बार राजस्थान। तो वही किंग मेकर्स होंगे बिल्कुल। और उसमें भी अगर आप नंबर्स पे जाएं तो जो बीजेपी है उसके जो बागी हैं और उसके वहां से जो निकले हुए कैंडिडेट्स हैं, उनकी संख्या क्योंकि ज्यादा है, तो संभावना ये बनती है कि अगर नेक टू नेक भी फाइट होती है तो उसमें एज जो है वो भाजपा को मिल सकता है। तो शिप्रा जी, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, बता नहीं रही हैं आप? अच्छा, मैं बहुत क्लियर हूँ कि राज और रिवाज को छोड़िए, मिजाज पे एतबार करना पड़ेगा। जो मतदाता का मिजाज है उस पे एतबार करना पड़ेगा, और किश्ती पार तो होगी, बस सवार अच्छे रखने पड़ेंगे। लेकिन शिप्रा जी, जो खबरें आई हैं जयपुर से, हर्षा ने भी हमें जानकारी दी थी कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो बागी हैं या जो निर्दलीय हैं, इनसे संपर्क साधने में जुट गए थे। तो क्या दोनों ही पार्टियों को ये भरोसा नहीं है कि उनको अपने बूते पे बहुमत मिल जाएगा? क्योंकि क्या उन्हें लग रहा है कि ये 2018 का रिपीट हो सकता है? हाँ, क्योंकि देखिए भाजपा की भी देखें कि भाजपा ने जिस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सांगानेर की विधानसभा है, जो बिल्कुल भाजपा समर्थक की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, घनश्याम तिवाड़ी जैसे दिग्गज नेता यहाँ से जीतते रहे हैं। वहां पर इन्होंने जिन कैंडिडेट्स को उतारा, बहुत सारे मतदाताओं से बात की मेरी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उन्होंने कहा कि भाजपा को हम देना चाहते हैं, और दिया भी है उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि कैंडिडेट जिस तरह का उतारा है आखिरी मौके पर, ना हम जानते हैं, ना उनसे कभी मुलाकात है, ना वो सक्रिय रहे इस इलाके में, संघ से आते हैं वो,
तो ऐसे कैंडिडेट्स को उतारना, और बहुत सारी जगह टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जो जीता हुआ कैंडिडेट है, जो एपरेंटली विनेबिलिटी है जिन कैंडिडेट्स की, उनको ना देके अपनी सहूलियत वाले या अपने खेमे के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट दे देना, ये मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बहुत एक फैक्टर रहा कि जिसमें जो बागी हैं वो होकर वो उतरे मैदान में। जैसे और भी सीट्स हैं, चित्तौड़ की सीट है, सांचौर की सीट है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां वो कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और उनके वसुंधरा जी ने उनसे संपर्क भी साधा है। ये बात भी अभी कुछ वायरल हुई है कि उन्होंने जन्मदिन की बधाइयां दे रही हैं, वो सब है। तो ये तो है कि भाजपा की जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी रहने वाला है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यकीन देखिए, एक बात ये है इस बार के चुनाव में कि वोटिंग के दिन से लेके और कल तक की जो बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए वसुंधरा की और गहलोत साहब की, तो उसमें भी वसुंधरा जी में थोड़ा सा माहौल सकारात्मक दिखाई दे रहा है, और गहलोत साहब का जो माहौल है थोड़ा सा सबड्यूड है, या उस स्वभाव से ऐसे, आई डोंट नो। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देखकर तो ये लगता है कि राजस्थान में जो आज शिप्रा जी कह रही हैं बड़ा। लेकिन एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी अमिताभ, आप शायद कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मैं दर्शकों को दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो स्क्रीन पर आपके चारों राज्यों के नतीजे एक साथ देखने को मिलेंगे, ये एनडीटीवी ने खासा इंतजाम किया है, आपको कहीं और चेंज करने का ज़रूरत नहीं। आप देखिएगा इस सामने की स्क्रीन पर आपको चारों राज्य एक साथ एक वक्त में देखने को मिलेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में क्या हो रहा है। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जाएंगे, ये जो फिगर अभी 0-0-0 है वो पहले लीड में होगा, फिर रिजल्ट्स में होगा, कहाँ किस राज्य में किस पार्टी को कितनी लीड मिल रही है। तो इसी स्क्रीन पर सब साफ हो जाएगा कि कब शाम होते होते इनफैक्ट 12 बजे के बाद 1 बजे तक तस्वीरें विधानसभाओं की साफ होगी। अब मैं राजस्थान की स्पेसिफिकली बात कर रहा था अमिताभ जी, और वो ये कि इन परिस्थितियों में जब आज शिप्रा जी कह रही हैं, अगर लीड होती है, और ये बात तो आप मानेंगे कि इस बार अशोक गहलोत जो अगर हारते भी हैं, अगर तो लड़ते लड़ते हार रहे हैं, है ना, हमेशा तो बुरी तरीके से हारे हैं। हाँ, इस बार उन्होंने अगर वो 2 बार से हार रहे हैं तो उससे कुछ लेसन्स भी लेंगे। हर 5 साल में उन अचीवमेंट्स के बाद भी हार रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से लेसन्स लिए हैं और इलेक्शन जो है अपने ऊपर केंद्रित कर दिया, क्योंकि सिटिंग एमएलए वहाँ पर बहुत हारते हैं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। जो अदर्स की बात कर रहे हैं आप, पिछली बार से काफी कम अदर्स का नंबर आ रहा है, तो अदर्स का रोल 27 सीटें थी पिछली बार, बसपा 0 पे दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स में। लेकिन अगर हंग होगा तो आप देखिए दोनों ही खेमे शुरू हो गए हैं लेकिन बाड़ाबंदी, लेकिन एक फर्क है, कांग्रेस में क्लैरिटी है कि अशोक गहलोत जो बोलेंगे वो इंडिपेंडेंट को मिल जाएगा। अगर मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं बीजेपी में, किसकी गारंटी लूं, कौन है सीएम कैंडिडेट, तो ये बातें भी एंड में। बीजेपी का भी अपना एक इलेक्शन मैनेजमेंट और वो उस तरह की सेल होती है उनकी। अब कर्नाटक में आपने देखा, हर जगह देखा है, वो तो करते हैं। लेकिन संजय जी, ये सवाल तो आज दिन भर रहेगा, अगर हंग असेंबली आती है या फिर बीजेपी का बहुत ही कम मार्जिन रहता है, तो ये प्रश्न तो पूछा जाएगा कि क्या वसुंधरा को लेकर बीजेपी की रणनीति में कहीं कोई चूक हुई है। देखिए, पहले तो अगर हंग होता है और 5 साल गहलोत सरकार के बहुत सारे जो इश्यूज थे उसके बाद, और वहाँ का रिवाज एक है उसके बावजूद, तो पहले तो एक कहीं बात जरूर निकलेगी कि ये रोशन चिराग जहाँ होना था वहाँ ऐसा क्यों दिया टिमटिमा गया। तो घर के अंदर से, मतलब वो यार ने ही लूट लिया घर यार का टाइप का तो मामला नहीं हो गया, तो एक चर्चा वहाँ से होगी। दूसरी चीज़ है कि जो बात जिक्र आप कर रहे थे, देखिए इस चुनाव में एक चीज और भी है, जहां पहले ये था कि कई जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जैसे पार्टी के कैंडिडेट हैं और साथ में उनके भी कैंडिडेट हैं, ये भी वो है, तो किसके कितने आए हैं। और दूसरे खेमे में अगर मान लीजिए कि गहलोत साहब, जस्ट एजम्पशन के तौर पे कह रहा हूँ, मान लीजिए कि सरकार उनकी नहीं आ रही है और उनके कुछ लोग हैं और कहा जाता है कि वसुंधरा राजे और उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, तो क्या वो जो बागी हैं वो कहाँ जाएंगे, वो तो अप फॉर ग्रैब वो होगा। लेकिन ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए। एक मिनट, ये सतीश पटाखे चलने लगे हैं। सतीश पूनिया जो कि विधानसभा में बीजेपी के उपनेता हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें आ रही हैं। पटाखे चलने लगे, अभी तो ईवीएम भी की गिनती नहीं हुई है, पोस्टल बैलेट की गिनती भी नहीं हुई है, लेकिन इतना भरोसा है समर्थकों को कि सरकार आ रही है, इसीलिए पटाखे चलाने शुरू हो गए। लेकिन ये सतीश पूनिया जी के घर के बाहर के हैं, और जो बीजेपी के लिए एक जाट फैक्टर है उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि सतीश पूनिया जाटों के बड़े नेता राजस्थान में माने जाते हैं। लेकिन मनोरंजन, में आपके पास आना चाहूँगा, ये बात अशोक गहलोत के बारे में कही गई थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने ही जो समर्थक थे उनको कई जगह पर खड़ा करवाया था इंडिपेंडेंट, और यही कारण था कि जब 100 के नीचे कांग्रेस रह गई 99 पर, तो उन्होंने उनका समर्थन जुटा लिया, उनको
अपना खुद की जो सीएम की दावेदारी थी वो करने में आसानी हुई, क्योंकि उन्हें ये कहने में कोई संकोच नहीं था कि ये सारे मेरे साथ आ सकते हैं और मैं बहुमत लाके अपना साबित कर सकता हूं। इसीलिए सचिन पायलट ने चाहे तमाम मेहनत की हो पिछले चुनाव में, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या इस बार भी ऐसा ही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गहलोत समर्थक होंगे और इस बार खड़े होंगे? वो कम से कम उन सारे विधायक जो कि बीएसपी से उन्होंने शामिल कराए थे, जादूगर उनको कहा गया कि भाई वो उन्होंने पूरे बीएसपी हाथी को ही गायब कर दिया, तो उनको भी टिकट दिला दिया। अपने जो उनके समर्थित निर्दलीय थे उनको भी टिकट दिला दिया। और उसके बाद यहाँ पे जब दिल्ली में मीटिंग हो रही थी तो राहुल गांधी ने कहा कि एक एक नाम लेके क्यों आए हैं आप यहाँ पे। उसके बाद 3 दिन जो है उनको रोका गया, दिल्ली में दोबारा मीटिंग कराई गई। तो आप कहिए कि एक महेश जोशी का टिकट छोड़ धारीवाल का लेकिन मिल गया, हाँ धारीवाल को मिल गया, महेश जोशी को छोड़ करके बाकी उन्होंने अपने आदमी जो है उनके टिकट जो है सब सेट कर। अगर आपकी इजाजत हो आगे हिमांशु भोपाल की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में क्या चल रहा है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक एग्जिट पोल जो चर्चा में रहे। प्रतिभा भी है हैदराबाद, प्रतिभा हैदराबाद से हमारे साथ है, हिमांशु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। हिमांशु, कहाँ पे हैं आप और क्या हालचाल है? मैं इस वक्त भोपाल में कांग्रेस का जो दफ्तर है उसके ठीक सामने हूँ और अभी यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर पोस्टर्स तो लगे हैं कमलनाथ के चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर एक भी ना पार्टी का कोई कार्यकर्ता है और ना ही कोई नेता यहाँ पर पहुँचा है। कुछ मीडिया के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल सबको इंतज़ार है। दफ्तर भी बंद है अभी। ये कहा गया है कि जब प्रक्रिया शुरू होगी गिनती की तो उसके बाद शायद कार्यकर्ता यहाँ आने शुरू हों, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय पर सन्नाटा है। इस बार देखिए महत्वपूर्ण यह है कि एक बार फिर 5 साल बाद कांटे की टक्कर हुई है। 2018 में जो कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, जो सिर्फ 5 सीटें ज़्यादा थी बीजेपी से, और उसके बाद 2020 मार्च में जो घटनाक्रम रहा और करीब 22 जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने पाला बदला और वो बीजेपी के साथ गए, सरकार बदली, कमलनाथ सरकार गिर गई। उसके बाद ये पहला चुनाव है और इस बार भी बहुत कांटे की टक्कर है। और एग्जिट पोल के अगर नतीजों की बात करें तो मैं देख रहा था कि एक एनालिस्ट ने एनालाइज किया है कि 2018 में जो इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें 3 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए थे, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, और मध्य प्रदेश में भी पिछले बार जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे और वो पूरी तरह से सही साबित नहीं हुए थे। तो इस बार भी एक अनिश्चितता है, लेकिन कल रात से मैं लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ भोपाल में और सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है कि इस बार क्या नतीजा आने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छी फाइट हुई है पॉलिटिकली और इस बार इंडिया ग्रुप की जो 5 पार्टियां हैं वो भी चुनाव मैदान में। के बाहर क्यों खड़े हैं? क्या आपको लग रहा है कांग्रेस की जो है जीतने वाली है? आपको बीजेपी के पास क्यों नहीं है? बाबा ने आपने डिप्लॉय किया, आपने खड़ा किया, आपने डिप्लॉय किया होगा मनोरंजन जी। नहीं, बीजेपी में अमृतांश जी है बाबा, ऐसा इंप्रेशन नहीं जाने दीजिए। आप ही ने डिप्लॉय किया बेचारे हिमांशु को क्यों फंसा रहे हैं आप? अब दे दीजिए हिमांशु, जवाब दे दीजिए आप। आपकी ओर से हमने दे दिया वैसे। नहीं, बेसिकली देखिए 2 सबसे जो कॉर्नरस्टोन है मध्य प्रदेश की राजनीति का वो बीजेपी और कांग्रेस है। और 2013 के चुनाव को भी मैंने यहाँ कवर किया, उस दौरान भी मुझे कांग्रेस कवर करने को कहा गया था। और कांग्रेस के नेताओं के साथ जो अब तक बातचीत हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग छोड़कर गए थे कांग्रेस पार्टी को 2020 में, उन्होंने इस बार पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये भी कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के जो लोग थे, विधायक थे, नेता थे, उनको वो बहुत बड़ी संख्या में टिकट दिलाने में भी कामयाब हुए हैं। तो बहुत सारे जो बड़े नेता हैं उनकी साख दांव पर है इस बार। छत्तीसगढ़, बेसिकली मध्य प्रदेश में चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, कमलनाथ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दिग्विजय सिंह हो, और बहुत सारे दावे किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा। और इस बार भी बहुत कांटे की टक्कर हुई है इस बार मध्य प्रदेश में। प्रतिभा के बात चल सकते हैं हैदराबाद में, तेलंगाना पर भी सबकी नजरें बहुत हैं इस बार। प्रतिभा, ये एग्जिट पोल जो है कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है, लेकिन जैसा मनोरंजन भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा टास्क होगा ये, क्योंकि 20% का स्विंग चाहिए तब जाकर के वो बीआरएस को सत्ता से हटा सकते हैं। वहीं बीआरएस जो हैट्रिक के लिए कोशिश कर रही है। क्या देख रही हैं आप जमीन पर? क्या कांग्रेस में के कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह है? उन्हें लग रहा है कि इस बार शायद उनकी सरकार बन जाए?
जी, मैं अभी एक मसब टैंक की अकाउंटिंग सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं अपने अपने तरफ से अपने अपने इन्फ्लुएंस छटाने के लिए। और यहाँ पे इस काउंटिंग सेंटर में 6 AM से आज काउंटिंग शुरू हुई है। ये एक 3-वे कॉन्टेस्ट है तेलंगाना में, जो कि BRS, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। खास करके कांग्रेस और BRS जो है, जैसे कि आपने बताया, ये हैट्रिक जताने की कोशिश में है और कांग्रेस अपने पुरानी रिजीम वापस लाने की कोशिश में है। अब कांग्रेस और BRS के बीच में क्या ये मैजिक नंबर जो 60 है, क्या वो जुड़ा पाएगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी सवाल अब बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, क्योंकि पोचिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की भी बहुत सारे सोर्सेस के मुताबिक हमें मालूम पड़ रहा है कि अपने अपने तरफ से अपने अपने पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट करने की तैयारी में भी है। बहुत सारे कर्नाटका के सीनियर नेता यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि DK शिव कुमार से लेके KH मुनियप्पा तक यहाँ पे तेलंगाना में रुके हैं, अपने कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में है। अब देखना पड़ेगा। एक चीज आपसे प्रतिभा जानना चाहेंगे और किस तरह की प्रतिभा, तमाम एग्जिट पोल्स में या अपना भी जो पोल ऑफ पोल्स है वो भी ये इशारा कर रहा है, एक साथ कह रहा है कि तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है और BRS चुनाव हार रही है। ऑलमोस्ट सारे ओपिनियन पोल की एक जैसी ओपिनियन है और सब आउट ऑफ 90 70 तक सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, मतलब कांग्रेस का स्वीप दिखा रहे हैं। आप जमीन पे वहां खड़ी हुई हैं, आज काउंटिंग का दिन है, नतीजे आने शुरू होंगे। क्या BRS पार्टी के अंदर हलचल है? क्या BRS के अंदर कोई चिंता है इस तरह के ओपिनियन पोल्स को देखने के बाद, एग्जिट पोल्स को देखने के बाद? माफ करिएगा जी, बिल्कुल दोनों पार्टी की तरफ से बहुत चिंता है, क्योंकि BRS एक तरफ से अपने कॉन्फिडेंस सरफेस करने के लिए अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 60 या 65 नंबर्स की बात कर रहे हैं सोर्सेस के मुताबिक, और ये बता रहे हैं कि 60 या 65 सिर्फ एक मैजिक नंबर होती है, लेकिन एक स्वीपिंग मेजॉरिटी जो है, जैसे कि 2018 में हमको लगा था कि BRS को एक स्वीपिंग मेजॉरिटी मिलेगी, क्या उस तरह की मेजॉरिटी मिलेगी कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये स्वीपिंग मेजॉरिटी होगी या पोचिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश जो है छत्तीसगढ़ में है, हमारे साथ नीलेश जुड़ गए। नीलेश, वहां का क्या ब्यौरा है आपके पास? करीब करीब ऐसा लग रहा है कि बघेल की सरकार वापसी कर रही है वहां पे। जी बिल्कुल बाबा, जब एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें तो एक मतलब एक पूरी तरह से बीजेपी की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है, लेकिन कई सारे ऐसे एग्जिट पोल हैं जो मिनिमम टू मैक्सिमम सीटों की जब बात करें तो जो आंकड़ा है 46 का मैजिक जो वो है फिगर है, उसको बीजेपी को पास करते हुए दिख रहे हैं। कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो 35 से 46 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, तो ऐसा इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो आम चर्चाएं हैं और जो एग्जिट पोल है वो तो फिलहाल कांग्रेस की ओर ही जाता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ देर में, कुछ घंटों में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर 12, 12:30, 1 बजे तक लगभग स्थिति ये भी स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार के एग्जिट पोल तो आपने बता दिया। देखिए, किसको देख पा रहे हैं रायपुर में, किसके दफ्तर के बाहर हलचल शुरू हो गई है? मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में खड़ा हूं और आप अभी मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि ज्यादा भीड़ कुछ नजर नहीं आ रही है। दफ्तर जरूर खुल गया है, लेकिन जब यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई कार्यकर्ताओं से और यहाँ नेताओं से, तो उनका कहना था कि 8 बजे के बाद जब की गिनती शुरू होगी उसके बाद पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बैनर पोस्टर जैसे पीछे नजर आ रहे हैं JP नड्डा का लगा हुआ है और इसके अलावा झंडे लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई जो कार्यकर्ता हैं और लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। हमको 8, 8:30 बजे तक करने, रिपोर्टिंग करने सुबह सुबह आना पड़ता है, 6 बजे से बुलेटिन शुरू हो जाता है, तो सबसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सब आ जाएंगे। अमिताभ 6 बजे से बैठे हैं। दूल्हा और दुल्हन मध्य प्रदेश में भी गायब है और छत्तीसगढ़ में भी गायब है। इस संकेत क्या दे रहा है भाई? ये जीतू पटवारी, इनके शॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये गणपति जी की पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह, और जिस दिन एग्जिट पोल के रुझान आ रहे थे उस दिन हमने इनसे चर्चा की थी। इन्होंने दावा किया था कि कम से कम 130 सीटें
कांग्रेस पार्टी की आएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में। तो ये अब आज यहाँ पर मतगणना से ठीक पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए ये तस्वीर आप इंदौर से देख कहा सकते कि हैं। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जो नए चेहरे को जरूरत है, युवा चेहरे को, उनमें से एक इसमें है। कहीं कोई शक आगे नहीं है। आने वाले दिनों में जीतू पटवारी ये जो फाइटर है, हैं जीतू पटवारी, और तमाम तरह के जो समीकरण है वो इनके पक्ष में जाते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आज जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, 4 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है, 4 कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे रह सकती है, तो अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर फिर से बनती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को यहाँ पर दूसरी पीढ़ी को अपनी कमान सौंपनी होगी कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बाद। मध्य प्रदेश के दोनों एग्जिट पोल, जो 2 बड़े एग्जिट पोल हैं जो बिल्कुल अपोजिट है, सी वोटर का और एक्सिस का, वो दोनों ने जीतू पटवारी की सीट पर उल्टे नतीजे बताए हैं। एक जिता रहा है, हरा रहा है। और मैं बताऊं, मैं एक बार गया था कवर करने जीतू पटवारी को, तो उसके खिलाफ जीतू जितानी लड़ रहे थे। हाँ, दोनों जीतू थे। हाँ, दोनों थे, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से, दोनों यूथ के अच्छे दोस्त थे। संजय जी, आपको लाना चाहूंगा इसमें, ये जो बात एग्जिट पोल में आई है, ठीक है कि 4 में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पीछे रह सकती है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं कि बीजेपी पीछे रहेगी, वो भी ये कहते हैं कि बीजेपी 90 से 100 कम से कम लेकर के आएगी। तो इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर बीजेपी वहां पर अच्छा करती दिख रही है इन बाकी 4 के हिसाब से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन का बेस बहुत अच्छा है। कुशाभाऊ ठाकरे ने जो वहां पे काम किया था, उस काम की परिणति आगे तक चली। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के जो एक नेक्स्ट डोर इमेज मामा वाला, वो खुद मामा कहते हैं, लोगों को भी ऐसा लगता है किसी के साथ बैठ गए, कहीं वो हो गए, और राज्य भर में दौरा करना, हर समय अवेलेबल रहना, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो हमें लगता है बीजेपी के सारे प्रदेश में वहां पे काफी ज्यादा वो चल रही थी। जी। इस बार थोड़ा फर्क ये पड़ा है कि एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी का कोई इशू अभी तक संजय जी, आया नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जी संजय जी, अपनी बात पूरी कर लें। उसमें जो केंद्र के तरफ से भी पिछले बार केंद्रीय भाजपा उतनी सक्रिय नहीं थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत आश्वस्त थे। तो इस बार लगा कि कोई भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए अपने बाकी स्ट्रैटेजी देखी होगी कि अन्य यहाँ से केंद्रीय मंत्री या जो महासचिव थे वहाँ मध्य इंदौर के, उनको कुछ और लोगों को भेजा गया ताकि लीडरशिप क्वेश्चन भी ओपन रहे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान कैंपेन जिस तरह से किए, वो चीफ मिनिस्टर इनकम्बेंट और आने वाले चीफ मिनिस्टर के हिसाब से ही वो कैंपेन कर। आपने जो बात कही इस पर मैं एक अपडेट देता हूं सुमित, की जो हमें जानकारी मिली है, मध्य प्रदेश बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर जो कि खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब भोपाल पहुंच गए हैं। बताया गया कि कुछ देर बाद ये मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके जो वोटों की गिनती होगी वो देखेंगे, उस पर नजर रखेंगे। वहीं पे मतदान केंद्र, जो मतगणना केंद्र है, वहां पर उन पर नजर रखेंगे, अपडेट लेंगे, और फिर जैसा भी एक तस्वीर बनती है उसके बाद फिर वो बीजेपी मुख्यालय जो भोपाल में है वहां पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। तो ये एक अपडेट था, मैं आपको दे देता हूं। वो जो अपडेट है उससे लिंक्ड है कि सुबह लोग दिख नहीं रहे। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि अगर मतगणना लगेगा कि फेवर में है तो वहां फिर बड़े लोगों का जमा हो रहा था। जो बिहार में हुआ उसके बाद से तो बीजेपी ने अपने पटाखे पैक करके रखती, जब उसके बाद ही जब उसके पहले 12 बजे से पहले पटाखे खुलते, उसके पहले गुजरात में कांग्रेस में हुआ था और बिहार में फिर हुआ तो बीजेपी के साथ। कांग्रेस ने इस बार सीखा है, उसने ऑब्जर्वर्स की लिस्ट आज ही कल ही अनाउंस कर दी है। 4 राज्यों में ऑब्जर्वर अनाउंस कर दिए, 4 को भेज भी दिया गया है।